हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रविभम क्लासेस। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि चिली और पोलैंड के बारे में पढ़ा था कि कैसे वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुआ। अब हम लोग चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी कैसे आया। उसका मैप दिया हुआ 1.2 में, बुक में आप देख सकते हैं। इसमें बेसिकली 3 तरह का मैप दिया हुआ है, 4 तरह का दिया हुआ है। एक रेड कलर में है, एक ऑरेंज है, एक येलो है, एक ग्रीन है। आप देख सकते हैं जो रेड वाला कलर है वो बेसिकली दिया हुआ है द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1900 एंड 1950। तो मैं आपकी सुविधा के लिए ये टेबल बना दिया हूँ, जैसे कि आप लोगों को समझ में आए कि ये मैप आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो आप अगर देखें कि 1900 एवं 1950 में जो जितने भी रेड कलर से किए हुए हैं, जैसे कि ये है कनाडा, ये है यूएसए जो कि 1776 में ही डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। ये 1776 में डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था, तो इसीलिए हमने 1900 में इसको टिक लगाया है। बेसिकली मैं 4 कॉलम बनाए हैं, 1900, 1950, 1975, 2000, जैसा कि यहाँ मैप में दिया हुआ है। तो यूएसए चूँकि 1776 में ही डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था, तो इसलिए हमने इसको टिक लगा दिया, जो कि अभी भी वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 में डेमोक्रेटिक कंट्री बना, तो इसलिए हमने 1900 को क्रॉस कर दिया है। 1950 में हमने इसलिए टिक कर दिया है। इंडिया अभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए हमने 1975 में भी टिक किया और 2000 में भी टिक किया। अब ब्राज़ील का एग्जांपल ले सकते हैं। ये है आपका ब्राज़ील। ये जो साउथ अमेरिका में जो ऑरेंज कलर से जो रंगा हुआ है वो है ब्राज़ील आप देख सकते हैं कि ये 1950 वाले मैप में है, तो इसलिए हमने इसको 1900 वाले मैप से कट कर दिया है। 1950 में ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। फिर आप अगेन अगर देखें 1975 वाला मैप में साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील का जो मैप है वो बिल्कुल वाइट है। तो ये कहना चाह रहा है कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री वो नहीं था 1975 में, इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया है। फिर 2000 में येलो कलर से रंगा गया है, इसलिए हमने इसको टिक मार दिया है। इसे कहने का मतलब है कि ब्राज़ील 1900 में डेमोक्रेटिक नहीं था, 1950 में डेमोक्रेटिक कंट्री बना, फिर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था 1975 में, अब जो कि अभी तक चल रहा है डेमोक्रेटिक कंट्री है। कनाडा देख सकते हैं, ये है कनाडा, जैसे कि मैंने आपको बताया। यूएसए के बारे में मैंने आपको बताया। इजिप्ट ये इजिप्ट है इंडिया के लेफ्ट साइड। पाकिस्तान से फिर ईरान के लेफ्ट साइड आप देखें तो ये इजिप्ट है। इजिप्ट ऑरेंज कलर से रंगा हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। इजिप्ट जो कि 1900 में डेमोक्रेटिक नहीं था, फिर ये 1950 में डेमोक्रेटिक बना, जो कि ये ऑरेंज कलर से रंगा हुआ है। फिर आप एक नेक्स्ट मैप में देखें तो इसमें फिर से पूरा वाइट है। इसे कहने का मतलब कि 1975 में इजिप्ट डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। फिर आप इसमें येलो में भी देखें तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था, इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। तो आपने देखा कि कौन सा देश 1900 में डेमोक्रेटिक बना, 1950 में बना, कौन 1975 में बना, कौन 2000 में बना, और कब, और कोई ऐसा देश भी है जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री बना फिर नॉन डेमोक्रेटिक हो गया। तो ये मैप में यही बताना चाह रहा है कि समय के अनुसार कौन सा देश डेमोक्रेटिक बना, कौन नॉन डेमोक्रेटिक बना। अब लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 1.3 का फेजेज इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें सबसे पहला है द बिगिनिंग। तो चलिए हम लोग द बिगिनिंग को देखते हैं, जो कि 1.3 जो है उसका सबसे पहले में है द बिगिनिंग। ये जो द बिगिनिंग है ये कहना चाह रहा है कि डेमोक्रेसी का जब शुरुआत हुआ था, मतलब ये बेसिकली 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी की बात कर रहा है।
ये बेसिकली 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी की बात कर रहा है। अगर हम लोग डेमोक्रेसी का बिगिनिंग का बात करें तो सबसे पहले डेमोक्रेसी यूएसए में आया था, जो कि 1776 में आया था। 1776 में यूएसए के डेमोक्रेसी को लाने में वहाँ अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, इन लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसके बाद अगर आप देखें तो यूएसए 1776 में डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यूके में यूएसए के डेमोक्रेटिक होने से पहले ही यहाँ के लोगों में डेमोक्रेटिक की भावना जग रही थी, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत स्लो था। लेकिन यूएसए में डेमोक्रेटिक होने का जो प्रोसेस था बहुत फास्ट था, इसीलिए अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, इनके द्वारा यूएसए में डेमोक्रेटिक आया, लेकिन यूके में नहीं आ पाया। इसके बाद आप सुने होंगे 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। हम लोग एक्चुअली द बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, तो ये बिगिनिंग फेज ही है जहाँ पे सबसे पहले डेमोक्रेसी आया। सबसे पहले यूएसए में आया, फिर फ्रांस में आया जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू आया। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि वो देश सिर्फ आज़ाद हो गया। इसका ये भी मतलब होता है कि यहाँ के लोगों का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वोट देने का अधिकार है, वो सब प्राप्त हो, तो उसी को हम लोग फुल डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि 1965 में यूएसए के पूरे लोगों को वोट करने का अधिकार मिला। लेकिन आप देख सकते हैं कि 1776 में यूएसए डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था, लेकिन सभी लोगों को वोट करने का अधिकार 1965 में मिला। पहले कुछ लोगों को ही, जिसके जो वेल्दी पीपुल थे या फिर जो गोरे लोग थे, उन लोगों को वोट करने का अधिकार था। जितने भी ब्लैक्स थे यूएसए में, उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था, जो कि 1965 में मिला। तो हम लोग देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी तो इसे पूरा नहीं बोल सकते हैं, कुछ लोगों को अधिकार था, कुछ लोगों को नहीं था। आप हिस्ट्री में पढ़े हैं कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसके अनुसार फ्रांस डेमोक्रेटिक कंट्री बना था। यूके देख सकते हैं, यूके 1918 में सबको वोट करने का अधिकार था, जो अबव 21 एज के थे। तो इसमें एक टर्म आता है यूनिवर्सल सफरेज। या इसको आप बोल सकते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जब किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर उस कंट्री के सभी लोगों के पास वोटिंग राइट है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सफरेज। इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि हमारे इंडिया में 18 ईयर्स है, तो 18 ईयर्स से अबव जितने भी लोग हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे सबका अधिकार है, तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सफरेज बोलते हैं। तो हम लोग ने देखा कि बिगिनिंग का वही मतलब है कि डेमोक्रेसी सबसे पहले कहाँ कहाँ आया। तो हमने देखा कि यूएसए में 1706 में आया, यूके में 1918 में आया, फ्रांस में 1789 में आया। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है द एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। देखिए यहाँ पे आप टर्म देख रहे हैं कॉलोनियलिज्म टर्म का ये मतलब होता है कि पहले जो डिफरेंट कंट्री हैं वो किसी कम्युनिस्ट पार्टी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की कॉलोनी हुआ करते थे। जैसे आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडिया पहले ब्रिटिश कॉलोनी था। इसका मतलब कि ब्रिटिश लोगों का पहले यहाँ पे राज था, वो डिफरेंट जगह में इंडिया पे रूल करते थे। जैसे आप अगर यूरोप का एग्जांपल लें तो यूरोप में एक कम्युनिस्ट पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि मैंने आपको पोलैंड में बताया था कि वहाँ पे एक कम्युनिस्ट पार्टी रूल किया करती थी, जो कि यूरोप कम्युनिस्ट पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्टी था। तो उसी तरह से पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्री जो थे वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के कॉलोनी थे या फिर किसी दूसरे देश के कॉलोनी थे, जो कि रूल किया करते थे। तो एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म का यहाँ पे मतलब है, ये बेसिकली 20वीं सेंचुरी की बात कर रहा है।
20वीं सेंचुरी में आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ 1946 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो जितने भी देश थे वर्ल्ड में सबको एक मौका मिला कि यही मौका है देश को इंडिपेंडेंस करने का। तो धीरे धीरे सब देश 1946 के बाद बहुत सारे देश इंडिपेंडेंस हुआ। जैसे कि आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं, 1947 में इंडिया भी इंडिपेंडेंट हो गया। धीरे धीरे सारे कॉलोनी ख़त्म होते गए। इसमें एक फेमस एग्जांपल दिया हुआ है घाना का। घाना भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये 1957 में इंडिपेंडेंट हुआ। घाना के इंडिपेंडेंस होने में यहाँ एक टीचर, और आप लोग समझते हैं गोल्ड स्मिथ, जिसे कि लोहार कहते हैं, जो लोहा पीटता है, उसका नाम था क्वेन इंक्रुमा। ये घाना पहले ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। पहले ब्रिटिश लोग यहाँ पे रूल किया करते थे। ब्रिटिश कहने का मतलब यूके के लोग यहाँ पे रूल किया करते थे। तो वहाँ जब घाना इंडिपेंडेंस हुआ 1957 में, तो इस घाना को इंडिपेंडेंस करने में क्वेन इंक्रुमा का बहुत बड़ा हाथ था। ये एक टीचर थे, ये एक टीचर और गोल्ड स्मिथ थे। गोल्ड स्मिथ जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लोहार थे जो लोहा पीटता है। जब घाना इंडिपेंडेंस हुआ तो क्वेन इंक्रुमा को घाना का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। ये क्वेन इंक्रुमा चाचा नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये उनके बहुत करीबी दोस्त थे। लेकिन इनका आदत नेहरू के बिल्कुल अपोजिट था, क्योंकि ये घाना में जब इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो फिर ये बोले कि नहीं, मुझे प्रेसिडेंट बनना है। तो लोगों ने इन्हें प्रेसिडेंट बनाया। फिर जब प्रेसिडेंट के लिए चुने गए तो इन्होंने कहा कि मैं लाइफ भर अपना प्रेसिडेंट रहना चाहूँगा। तो लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। तो आप देख सकते हैं कि घाना फिर डेमोक्रेटिक तो बना, फिर नॉन डेमोक्रेटिक बन गया। तो बहुत सारे देशों में ऐसा मिक्स्ड रिएक्शन था कि कोई डेमोक्रेटिक बना, फिर नॉन डेमोक्रेटिक हो गया। अब हम लोग चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है रिसेंट फेज। कहने का मतलब है कि ये हाल जो 20-30 साल का जो फेज है उसमें क्या क्या हुआ है। तो नेक्स्ट है रिसेंट फेज। जैसे हमने एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म की बात की, वहाँ पे हमने देखा कि 1960 तक की हमने बात की वहाँ पे। अब हम लोग 90s 2000 इसके बारे में बात करेंगे, रिसेंट फेज के बारे में। तो अभी रिसेंट में अगर बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। पाकिस्तान भले ही 1947 में आज़ाद हो चुका था, लेकिन वहाँ पे कई बार मिलिट्री कूप की वजह से वहाँ पे मिलिट्री शासन आया, फिर डेमोक्रेटिक बना, फिर मिलिट्री आया। अभी भी पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं कि कब वहाँ पे मिलिट्री रूल आ जाए। 1990 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि आर्मी जनरल था, वहाँ पे सरकार को गिरा के वो खुद प्रेसिडेंट बन गया। आप बांग्लादेश का एग्जांपल ले सकते हैं। बांग्लादेश भी पहले मिलिट्री रूल हुआ करता था, लेकिन फिर डेमोक्रेटिक बना। फिर नेपाल का देख सकते हैं, नेपाल का एग्जांपल है रिसेंट फेज में। अभी नेपाल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो रिसेंट फेज में यही सब बताया गया है कि अभी रिसेंट में क्या क्या हुआ है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इसका अच्छा उदाहरण है। अगर आप रिसेंट फेज में देखें तो सबसे अच्छा एग्जांपल म्यांमार है। म्यांमार भले ही 1948 में ही इंडिपेंडेंट हो गया था, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक इंडिपेंडेंट नहीं रह पाया। ये 1962 में नॉन डेमोक्रेटिक हो गया। यहाँ पे मिलिट्री रूल लग गया 1962 में। फाइनली 30 सालों के बाद 1990 में यहाँ पे फिर से इलेक्शन हुआ, जो कि एक लीडर थे सू कई, जिनकी पार्टी थी NLD, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल लीग फॉर
डेमोक्रेसी। ये सू कई जो हैं ये पूरा प्रो डेमोक्रेसी थे, ये किसी भी हालत में म्यांमार में डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, जब 1990 का इलेक्शन आया, सू कई बहुत अच्छे वोट से यहाँ पे जीत गए, लेकिन यहाँ की मिलिट्री को वो पसंद नहीं आया। आप देख सकते हैं कि हर देश में कहीं ना कहीं मिलिट्री देश के डेमोक्रेटिक व्यवस्था को बिगाड़ना चाहती है। यहाँ भी वैसा ही हुआ म्यांमार में कि 1990 में भले ही लोगों ने इलेक्शन करके वोट दे के NLD को जिताया, लेकिन मिलिट्री को पसंद नहीं आया। वो ज़बरदस्ती सू कई को हाउस अरेस्ट कर लिया। कम से कम 6 से 10 लाख पीपल को घर से बेरोज़गार कर दिया, घर से बेघर कर दिया। तो हम फिर फाइनली, लेकिन ये सू कई जो थे ये इतने प्रो डेमोक्रेसी थे कि अरेस्ट होने के बावजूद भी ये डेमोक्रेसी का जो कैंपेन है वो चलाते रहे। फाइनली 2015 में ये वहाँ के प्रेसिडेंट बने म्यांमार के, और ये इतने अच्छे व्यक्ति थे कि इनकी चरित्रता को देख के इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। फिर वहाँ पे तब से म्यांमार में डेमोक्रेसी है। तो हमने देखा कि रिसेंट फेज में अलग अलग देशों के साथ क्या क्या घटनाएं हुई। तो इसमें नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपने इस चैप्टर में देखा कि कैसे डिफरेंट कंट्री में डेमोक्रेसी आया, लेकिन आपके मन में ये ज़रूर सवाल आता होगा कि क्या ये वर्ल्ड में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेमोक्रेटिक है, जहाँ पे सारे देश मिल के डेमोक्रेटिक तरीके से अपने बात रखते हों। तो इसीलिए चैप्टर के लास्ट में दिया गया है UN के बारे में, जो कि एक डेमोक्रेटिक तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सारे लोगों का एक उसमें सिमिलर पार्ट होता है, सबका एक वोट का अधिकार होता है। तो हम लोग UN के बारे में जानते हैं UN क्या है। बेसिकली ये UN को अगर डिफाइन करें तो UN है यूनाइटेड नेशन। अगर इसका फुल फॉर्म बोले तो ये है यूनाइटेड नेशन। अगर UN के बारे में जाने तो ये बेसिकली एक ग्लोबल एसोसिएशन है। वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं ये सबका एसोसिएशन है। अगर आप इसको लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, UN इज ए ग्लोबल एसोसिएशन of different countries across the world to cooperate in international security इंटरनेशनल लॉ, सिक्योरिटी और भी बहुत सारे हैं। तो UN बेसिकली, क्योंकि मान लीजिए आपको किसी देश के साथ संबंध बनाना है, सभी देशों के साथ अच्छा रिश्ता चाहते हैं, तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तो वर्ल्ड लेवल पे होना चाहिए, इसलिए UN को बनाया गया है। UN बेसिकली 1945 में बना था। UN के अंदर ही बहुत सारे अंग हैं। तो अगर मान लीजिए दो देशों के बीच सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लॉ, जितने भी ओशियन हैं, ओशियन के बीच जितने भी लॉ लगते हैं सारे UN संभालता है। तो इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ये सभी देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं उसका मीटिंग होता है, सबका एक वोट होता है। चैप्टर के लास्ट में इसीलिए दिया गया है क्योंकि बताया गया है कि ये भी एक लगभग डेमोक्रेटिक की तरह कार्य करता है। जैसे कि UNGA का जब असेंबली होता है, जितने भी सारे देश हैं सबका एक वोट का अधिकार होता है।
यूएनएससी आता है, जिसमें परमानेंट मेंबर 5 हैं और ऑब्जर्वर कंट्री 10 होते हैं, मतलब टोटल 15 होते हैं। लेकिन आप देखें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सबको एक वोट का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि परमानेंट मेंबर इसमें मात्र 5 होते हैं, जिसमें है चाइना, रसिया, यूके, फ्रांस और यूएसए। ये जो 5 बिग कंट्री है, इन्हीं के पास एक पावर होता है जिसको बोलते हैं वीटो पावर। यूनाइटेड नेशन में जो भी डिसीजन लिया जाता है कि किसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनाना है या फिर कोई बड़े बड़े लॉ बनाया जाता है, तो इन्हीं पांचों का वोट सिर्फ गिनती होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा नॉन डेमोक्रेटिक लगता है। लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सबको एक वोट का अधिकार होता है, तो ये थोड़ा डेमोक्रेटिक लगता है। इसके बाद इसमें दिया हुआ है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में। तो चलिए हम लोग वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में देखते हैं। तो वर्ल्ड में 2 और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि है एक आईएमएफ, एक है वर्ल्ड बैंक। क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी को फोकस करके इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। भले वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ, ये दोनों में जो देश भी ज़्यादा पैसा देता है उसका वोटिंग पावर उतना ज़्यादा होता है। जैसे आईएमएफ का एग्जांपल लें आप, तो यहाँ पे 40% जो वोटिंग पावर है वो मात्र 7 कंट्रीज़ के पास है। क्योंकि आप यूएन के अनुसार देख सकते हैं, तो यूएन के अनुसार टोटल 193 कंट्री है। लेकिन अगर 40% वोटिंग पावर सिर्फ 7 कंट्री के पास होगा, तो आप इसे डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं। यहाँ बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक प्रकार का वोटिंग पावर है। इसी प्रकार से वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा यूएस का सिटीजन होता है, जो कि एक डेमोक्रेसी को शो नहीं करता है। और उस प्रेसिडेंट को मात्र यूएस के जो फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं वो सिर्फ अपॉइंट कर सकते हैं। कहने का यही मतलब है कि आईएमएफ लें या फिर वर्ल्ड बैंक लें, भले ही ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये डेमोक्रेसी को बढ़ावा नहीं देते हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी। यूएस जो है वो हमेशा डेमोक्रेसी को प्रमोशन करने के लिए जाना जाता है। लेकिन अभी आप यूएस में देख रहे होंगे कि कैसे वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप अपने आने वाले सक्सेसर को आने नहीं दे रहे हैं, जो कि जो बाइडन है। लेकिन वो यूएस हमेशा डेमोक्रेसी को प्रमोशन करने के लिए जाना जाता है। इसमें एक फेमस एग्जांपल इराक का है। इराक में डेमोक्रेसी लाने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से वहाँ पे अटैक करके वहाँ पे डेमोक्रेसी लाए थे, जो कि एक सही तरीका नहीं है डेमोक्रेसी लाने का। लेकिन डेमोक्रेसी प्रमोशन में यूएस ने इराक में डेमोक्रेसी लाने के लिए ये काम किया था, जो कि सबसे लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर में। तो हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।